संविधान दिवस के अवसर पर बिहार स्वाभिमान आंदोलन की एक खास पहल। संविधान दिवस के दिन आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान में जहाँ पे हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनकी अच्छे से व्याख्या करी गई है, क्या आज भी उनको उन्हीं मूल्यों के साथ अपनाया गया है जब हमारे संविधान निर्माताओं ने हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब हम देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। जहां संविधान में दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य में हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। मैं ज्यादा नहीं समय लूंगी और हमारे साथ इस संवाद में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ वक्ता श्री सुबोध पासवान जी। सुबोध पासवान जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ बिहार स्वाभिमान के अपने मंच पर। धन्यवाद। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री सिद्धार्थ शंभू जी। सिद्धार्थ जी, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने बिहार स्वाभिमान के इस मंच पर। धन्यवाद। हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। सुबोध जी, हम आपके साथ, आप हमें थोड़ा सा आज के संविधान दिवस के दिन पर प्रकाश डालिए। देखिए, आजादी के बाद देश कैसे चले, इसके निहित एक मसौदा तैयार किया गया और वो मसौदा में आम जनमानस के हितों की रक्षा के लिए और उसके स्वाभिमान के रक्षा के लिए जो मसौदा तैयार हुआ वो आज ही के दिन लागू हुआ था। और उस मसौदा में जो भारत का आम नागरिक है, उस सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त हो, ऐसा एक देश के अंदर मसौदा रखा गया, जिसके कारण आम जनमानस को सुविधा सरकार में भी, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे, सारी व्यवस्थाओं पे उसमें निहित किया गया कि एक आम जनमानस को क्या क्या आवश्यकता पड़ सकती है, और उसके निहित ही ये मसौदा देश के अंदर लाया गया था। बहुत अच्छे और बहुत कम शब्दों में आपने बहुत ही बृहद विवरण दे दिया है हमारे संविधान दिवस के दिन संविधान पर। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप संविधान दिवस के दिन अपने संविधान के लिए अपने विचार रखें। ठीक है, 26 नवंबर, जैसा कि सुबोध भाई ने बताया, 26 नवंबर 1949 को इस देश की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया था और बाद में उसको 26 जनवरी 1950 को जिसको लागू किया गया। उस भारतीय संविधान का एक लिखित प्रारूप हम सब लोगों के सामने आज भी है। लेकिन ये प्रारूप तो एक है जो हम देख रहे हैं, एक कानून है, एक संविधान है। इसमें सबके अधिकार, सबके कर्तव्य और सबकी मर्यादाएं निश्चित की गई। मैं थोड़ा सा ध्यान आपका अपने सनातन इतिहास के ऊपर भी लेके जाना चाहता हूँ। जो हम संस्कृति में रहते हैं, जिस पद्धति को हम मानते हैं, ये हमेशा ही मर्यादाओं से बंधी हुई पद्धति है। ये संस्कृति, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता और सनातन धर्म जो हम भी मानते हैं, आप सब लोग भी मानते हैं, हम सब लोगों ने अपने आप को मर्यादाओं में बांध के रखा है। हमारे जो देव पुरुष हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम सबकी बात तो सुनते ही हैं। पुराणों में, वेदों में और कई ऐसे ग्रंथ हैं जो हमको जीवन जीने की पद्धति, अपनी मर्यादाओं की सीमा और तमाम प्रकार की दिशाओं के साथ एक जीवन पद्धति जीने का हम प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान 1950 में आया, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। हम हमेशा सनातन धर्म में हमेशा हमने दूसरों के और अपने दूसरों के इच्छा की भी चिंता की है, उनकी भी सम्मान किया है और अपनी भी मर्यादा का भी ध्यान रखा है।
तो ठीक बात है कि 1950 में हमने संविधान स्वीकारा, बाबा साहब अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे उनके संविधान को हम लोगों ने स्वीकारा है, लेकिन हमारी जीवन पद्धति, हमारी संस्कृति हमको मर्यादाओं और संविधान में बंधे रहने के लिए हमेशा ही प्रेरित करती रही है। तो बहुत अच्छी बात है, आज संविधान दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, हमारी सरकार आई है, हमने इस संविधान दिवस को मनाने का जो प्रारूप बनाया है, पूरा एक राष्ट्रीय प्रारूप है, हर स्तर पे हम इसको करते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको एक बात कहूंगा, जो हमारी सनातन पद्धति है वही हमको ये मानने के लिए बाध्य करती है, वही मर्यादाओं में बांधने के लिए मजबूर करती है, जो आज सफलतम संविधान हमारे देश को, जबकि लोग ये बताते हैं कि सबसे लंबा लिखित संविधान है, कई अधिकार, कई कर्तव्य, कई संबंधों की पूरी व्याख्या की गई। इन सब के बावजूद मेरा ये मानना है कि हम जिस संस्कृति को मानते हैं वही हमको अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने संविधान की मान्यता के लिए और अपने संविधान के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए प्रेरणा देती है। बहुत अच्छी बात रखी सिद्धार्थ जी आपने। मैं सुबोध पासवान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं, जिन मौलिक अधिकारों का हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाने के लिए बनाया गया था, क्या आज के वर्तमान समय में उनका हनन हो रहा है? देखिए, विगत 2 सालों में एक बात जरूर देखा जा रहा है देश के अंदर। एक तो अपने जो संविधान, जो पवित्र संविधान है जिससे देश चल रहा है, देश की कानून व्यवस्था चल रही है, और एक जो अपनी राष्ट्रीय ध्वज है, ये दो का आम जनमानस जो सड़क पर उतर करके कुछ तत्व, असामाजिक तत्व जो हैं, एक हाथ में संविधान की किताबें लेकर के और एक हाथ में अपनी राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के जो आंदोलन शुरुआत हुई है, ये बिल्कुल असभ्यता का निशानी बन के रह गया है। और आज संविधान दिवस पे ये विगत पिछले 2 वर्षों से अगर किसी भी आंदोलन को देखेंगे, चाहे वो सीएए का, चाहे वो कॉमन सिविल कोड का, या आपका 3 तलाक का, आम लोग संविधान की प्रतियां लेकर के सड़क पर उतरने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर चल रहे हैं। उसके पीछे एक लंबी साजिश। आप उस परिप्रेक्ष्य में आपको हम ले जाना चाहते हैं। आप देखेंगे, संविधान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है या संविधान गिर जाता है, तो वही लोग संविधान के प्रति आस्था लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम करेंगे कि भारतीय संविधान का भी रक्षा नहीं कर पाए, संविधान को तार तार कर दिया, संविधान को सड़क पे फाड़ दिया। ये जो परिप्रेक्ष्य बन रहा है, और वही परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको भी लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को भी एक बार हम लोग को देखना होगा और उसको सख्त से सख्त कानून बना करके और इस तरह की जो हरकतें हो रही है उसको बंद करने की आवश्यकता है। और इसके पीछे जो ताकतें काम कर रही है, इस ताकत को हम लोगों को मिल करके तोड़ना होगा। ये बहुत संविधान के साथ और अपने राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो अपमान का काम करने का काम जो ताकतें कर रही हैं, वो ताकत के खिलाफ हम नौजवानों को खड़ा होने का ईवा जी आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता पड़ गई है। और मेरा अपना मानना है कि इस तरह की हरकत करने वाले के खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल, आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छा आपने इस चीज का विवरण दिया है। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि साथ में हमारे दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, जिसमें हर नागरिक की जिम्मेदारियां क्या हैं अपने देश के लिए, वो याद दिलाता है। क्या वर्तमान समय में हमारे भारत के नागरिक उन कर्तव्यों का परिपूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हमें देखना पड़ेगा
हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अधिकारों की बात तो हम करते हैं, हमारे कर्तव्यों की भी चर्चा कहीं ना कहीं हो। तो हम करते हैं, हमारे कर्तव्यों की भी चर्चा कहीं ना कहीं हो। ये आवाज थोड़ा ठीक नहीं है। ये हेलो। आवाज थोड़ा ठीक नहीं है। हेलो। हाँ, जी मैं सर। बताना चाह रहा था कि जिस जी सर। प्रकार से हाँ, हम मैं अधिकारों बताना की चाह रहा बात था करते हैं, कि जिस कर्तव्यों प्रकार की से भी हम बात अधिकारों करते की हैं। बात करते हैं, कर्तव्यों की भी अधिकार बात और करते हैं। कर्तव्यों से ज्यादा बड़ी बात होती है मर्यादा अधिकार की। और कर्तव्यों से हमने ज्यादा देश बड़ी बात में होती है मर्यादा अपने की। इतिहास हमने के देश आधार पे में हम कह सकते अपने हैं कि इस इतिहास के देश में आधार पे हम कह सकते हैं कि इस सत्ताधारी देश दल के में द्वारा इस देश के सत्ताधारी संविधान दल की के जिसकी द्वारा इस शपथ देश के लेके उन्होंने संविधान की जिसकी सत्ता शपथ लेके प्राप्त की उन्होंने थी, सत्ता उस प्राप्त की थी, संविधान की अवहेलना उस भी इस देश संविधान की की सरकार, अवहेलना चुनी भी हुई इस देश सरकार की के द्वारा सरकार, की गई। चुनी हुई सरकार के द्वारा की गई। कारण क्या थे, इस पे भी जाना कारण क्या पड़ेगा। थे, इस पे भी आज जाना बहुत पड़ेगा। सारे लोग हैं जो अपने आज अधिकारों की बात बहुत करते हैं। हमें 1975-74 के उस आंदोलन की भी बात जरूर ध्यान में लानी चाहिए, जब इस देश में इमरजेंसी जैसा कड़ा कानून, इमरजेंसी जैसा एक असभ्य व्यवस्था सत्ताधारी दल के द्वारा सत्ता के लोभ की वजह से किया गया। क्या कारण थे और किन परिप्रेक्ष्य में क्या माहौल था, क्या भूमिका थी, इस पे भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। आने वाले समय में भी चर्चा हो रही है, हम लोग भी लगातार इसकी चर्चा करते रहते हैं। जब व्यक्ति का स्वार्थ किसी भी कीमत पर अपने आप को सत्ता में बनाए रखने का हो जाता है, तब हम संविधान और इन सब चीजों की अवहेलना करते हैं और सबको ताक पे रख के अपने आप को, जैसे हमने देखा कि दुनिया के अन्य देशों में जहाँ पे हिटलर जैसे भी लोग थे, अन्य देशों में अलग अलग प्रकार के तानाशाह भी थे, जो किसी न किसी कारण से संविधान की शपथ लेके तो आए, लेकिन उन्हें अपने संविधान को ताक पे रखकर उस पूरी व्यवस्था को अपने निहित स्वार्थों, अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। ये देश मैं तो गर्व महसूस करता हूँ। और हमारे सामने सुबोध जी और राघवेंद्र जी, दो वरिष्ठ पार्टी के हमारे नेता भी बैठे हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों को गौरव होता है कि हमने इमरजेंसी लगाने वालों के खिलाफ उस वक्त जितनी हमारी ताकत थी, हमने पुरजोर विरोध किया था। राष्ट्रीय आंदोलन जैसे बड़े काम हमारी दल के लोगों ने किया। उस वक्त हमारे दल की ताकत बहुत बड़ी नहीं थी। आज तो हम सत्ता में हैं, उस समय हम बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे। बावजूद इसके विद्यार्थियों ने और जनसंघ के लोगों ने उस इमरजेंसी का बहुत व्यापक विरोध किया था, और इसके बावजूद कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा। बाद में उस समय के सत्ता पे बैठे हुए लोगों ने भी आत्मचिंतन, आत्ममंथन कुछ किया, और उसके बाद इस देश में संविधान पुनः लागू हो गया। तो हम जब बात करते हैं अभी अपने अधिकारों की, तो हमको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अधिकार और कर्तव्य से ज्यादा बड़ी बात देश की मर्यादा, वर्तमान समाज की भावना, इन सबों की भी एक अलग भूमिका है। इस सबकी इज्जत, इन सबों की प्रतिष्ठा भी हमारे द्वारा ही की जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जब इंसान सत्ता में हो, आपने देखा कि 2015 के पहले किसी ने मुझे बताया कि हम संविधान दिवस जैसा बड़ा आयोजन, राष्ट्रीय आयोजन इस देश में नहीं हो पाता था। अभी जब से हमारी सरकार आई है 2014 के बाद, 2014 के पहले भी इस देश के संविधान की शपथ लेके ही कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री, कोई अन्य जग पदों पे शपथ लेके वो आते थे। लेकिन होता क्या था, 2014 के पहले उसी शपथ को लेके जब वो अपना काम शुरू करते थे तो उन पे व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते थे। तो मेरा सिर्फ छोटा सा मिशन ये है कि हम संविधान की शपथ तो लेते हैं, हम संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन मन में जो इच्छा है, जो हमारी संस्कार है, हमारी संस्कृति है, वो हम कितना सम्मान करते हैं उस शपथ का, अपने संविधान का, ये सब भी हमको जरूर देखना चाहिए। तो मुझे इस विषय पे तो इतना ही कहना था। बाकी सब विद्वान लोग हैं, वो भी अपनी राय देंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात रखी सिद्धार्थ जी आपने। राघवेंद्र जी, मैं आपका अपने इस मंच पे स्वागत करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप नमस्कार। सभी लोगों को विलंब से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और जो अनुशासनहीनता हुई है इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। जी सर, इसके लिए हम आपको सजा देंगे कि आप हमें ज्यादा इस संविधान दिवस पर अपने विचार रखेंगे। सर, हम आपसे एक ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि जहां हम एक आजाद देश के आजाद नागरिक की भावना का एहसास दिलाता है हमारा संविधान, इस पर सर आप अपनी क्या व्याख्या रखेंगे?
देखिए, जिस प्रश्न से आप संविधान के जिन पहलुओं को छूना चाह रही हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह भी जानना है कि ये संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जब हमारे यहाँ आक्रांता भी आए तो उनका करीब-करीब किसी को भी आप लोधी से बंद से उठा लें या किसी को भी उठा लें तो बहुत अधिकतम आप जोड़ेंगी तो 1000 वर्ष माना गया, लेकिन कुल जोड़िए तो 1000 वर्ष कभी पूरे नहीं होते हैं। लेकिन आप 1000 वर्ष मान लें तो उससे पहले भी हमारा संघीय ढांचा था। हमारे यहाँ कई जगहों पे राजा निर्वाचित होकर के और इस संघीय ढांचा का निर्माण करते रहे। तो इसके लिए निश्चित तौर से व्यवस्था भी पहली बनी होगी। हमारे ऋग्वेद और यथर्ववेद में भी हमारे संविधान जैसी ही रचना थी, समाज को चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए, राजा से लेकर प्रजा तक और प्रजा से लेकर के अन्य व्यवस्थाओं तक उस समय के जीव जंतुओं के लिए भी अनुशासन की प्रक्रिया हमारे अंदर निहित थी। हम किन पशुओं को रख सकते हैं, किन पशुओं को हम नहीं रख सकते हैं, हम वन से कितनी संपदा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो अनुशासन की एक महीन लेकिन मजबूत सशक्त जो एक डोर खींची हुई थी, वो ही आज संविधान के रूप में परिणित हुई। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जब हमारे संविधान के लिए उन्होंने आवाज उठाई, 1885-85 के आसपास में उन्होंने उठा दिया। 5 बार तकरीबन हम लोग इस संविधान के लिए मांग करते रहे अंग्रेजों से, क्योंकि ये मुल्क पे वो आक्रांता हमारे यहाँ शासन भले ही कर रहे थे, लेकिन जो नियम और कानून और जो कायदे हम चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत के लोग ही अपने संविधान का निर्माण करें। नहीं तो एक्ट ऑफ इंडियन एक्ट लागू करने के लिए अंग्रेज 1935 में तैयार हो गए। लेकिन उसके उपरांत जब उन्होंने ये तय किया कि भाई आप भारत के लोग ही भारत के संविधान के रचनाकार हों, और उस समय जितने लोगों को शामिल किया करीब 299, जो 300 कुछ थे, जब आजादी के बाद 299 ही रह गए। उसमें महिलाएं भी थी, समाज के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के लोग भी थे। यहाँ बिहार से जगजीवन बाबू भी हुआ करते थे, तो राजेंद्र बाबू भी हुआ करते थे। ऐसे समाज के सभी लोगों का एकत्र होकर के अपनी प्रस्तावना को रखना, और सिर्फ हमारे संविधान की, जिसको कि लोग नकारात्मक पक्ष कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो जीरोक्स कॉपी है ब्रिटिश राज की, लेकिन कई कम लोगों को बहुत मालूम है कि संविधान हमने सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के नहीं, हमने उन पूरे विश्वदैव कुटुंबकम की जो बात कही थी उसको लागू करते हुए हम विश्व के तकरीबन 18 देशों के संविधानों की, जो हमारे विद्वान अच्छी परख रखते थे, उनकी सहायता से उनका अध्ययन करके और संविधान को हमने अपने आत्मसात किया है, जो जनहित में हो, जो जन सामान्य के हित में हो। क्योंकि मान लीजिए ये संविधान, कहते हैं कि हमारा देश संविधान के आधार पर चलता है, ये विश्व संविधान के आधार पर चलेगा। हम जो रणनीति तैयार करेंगे, जो हम अपने यहाँ संविधान लागू करेंगे, इसी से प्रभावित होगा हमारा वैश्विक परिदृश्य भी। हमारा संबंध कैसा होगा अन्य देशों के बनिस्पत में, क्योंकि भारत एक भूखंड के मामले में नहीं, हम जब एक भारत की कल्पना करते हैं तो विश्व का भी एक हिस्सा है, और विश्व में हमारी महत्ता किस आधार पर रहे, किन किन कारणों से हम उसको माने अपने नियमों को लागू कर सके, इसके लिए विश्व परिदृश्य का भी ध्यान रख करके हमारे संविधान को लिखा गया, हमारे विद्वानों ने लिखा है। और आजादी के बाद जो अधिकार की बात आपने कही, जो अब मूल प्रश्न का जो मैं एक संक्षिप्त लाइन में यह कह सकूं, संक्षिप्त पंक्ति में यह कह सकूं कि जो संविधान को लागू करके भारत में सभी लोग को एक अधिकार दिए गए, और आदरणीय सिद्धार्थ शंभू जी के उस विचार से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जितना अधिकार दिया गया उतने ही कर्तव्य भी दिए गए। केवल एकल उद्देश्य से हम संविधान को नहीं देख सकते। संविधान केवल अधिकार नहीं देता है, उन अधिकारों की रक्षा भी हमारा उतना ही बड़ा दायित्व है जितनी मुखरता से हम अपने अधिकार की मांग करते हैं। हमारे शिक्षा का अधिकार हो, हमारे समानता की अधिकार हो, हम अपने वर्ग में वर्ग विशेष के मतांतरण का अधिकार हो, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो। हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन 74 के समय में संविधान संशोधन के 44वें संशोधन में इस संपत्ति का अधिकार
को निरस्त कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ ये हर चीज के हर पहलुओं का ध्यान रखा गया। हम मनुष्य तो मनुष्य, भारत की वो हर चीज जो देश के अंदर में देश के नागरिकों को प्रभावित करती हो या वैश्विक परिदृश्य में भी जो हमारी विचारधारा है वो प्रभावित होती हो, उन सब का संकलन है। ये हमारे लिए सिर्फ एक पुस्तक नहीं, जो एक नियमावली नहीं है। एक विधानसभा भी चलता है तो उसमें एक नियमावली छपती है कुछ पृष्ठों की, उसी तरीके से पृष्ठ तो इसमें भी है, इसमें संकलन तो इसमें भी है, लेकिन इसमें जन भावना का भी ध्यान रखा गया था। आपको ध्यान होगा कि शांति निकेतन के नंदलाल जी और ये एक और जो कलाकार थे जो उन्होंने इस पूरे पुस्तक को रचा है। हमारे यहाँ का संविधान ये कोई छपा हुआ संविधान नहीं है। आप सभी को मालूम है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और जो एकल हाथ से लिखा गया है, अपने हाथों से लिखा गया है इटैलिक शैली में। जो प्रेम बिहारी जी इसके लेखक हुआ करते थे, उन्होंने सारे विषय को लाया गया, लेकिन उसकी लेखनी का काम प्रेम बिहारी जी ने किया था और ये इसको खूबसूरती से सजाने का प्रयास किया गया था। हमारी लोक मान्यताओं के हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम भी थे, हमारे अन्य रामायण और धर्म ग्रंथों के चित्र भी इसमें छापे गए थे। इसका उद्देश्य क्या था? जब वो लाइनें लिखी दी गई थी कि हमें कैसे जीना है, कैसे संविधान का पालन करना है, तो फिर इन चीजों की जरूरत क्या थी? संविधान विशेषज्ञों ने इस बात को समझा कि ये संविधान नियम तो तय करेंगे, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी आस्था इसमें बनी रहे, इसलिए हमारी आस्था की पुट भी उसमें निहित है, उसमें भी हमारी आत्मा झोंकी गई है। हर भारतीय को लगता है ये पुस्तक मेरी है, ये संविधान मेरा है। ये तभी हो पाया जब सबका समावेशी विचार आ पाया। आपको शायद यह भी ध्यान हो कि उस पर कम से कम 284 या कुछ उससे ज्यादा लोगों का हस्ताक्षर है और उस समय एक बड़ा प्रश्न उठा था। उसमें महिलाएं की 15 के आसपास महिलाएं भी शामिल है। अति पिछड़े लोगों की संख्या 30 से ज्यादा है। तो समाज के सभी वर्गों को उठाकर उनके विचार को लिया गया, संविधान की संरचना को किया गया कि समाज के हर पक्ष का उसमें विचार आ सके। हर लोग उस 165 बैठकें हो गई कि इसको जितना भी पुरस्कृत किया जा सके और एक संभावना भी छोड़ा गया कि अगले कालखंड में जब हमारी अगली पीढ़ी आते जाएंगी और अपने हिसाब से जो उनको लगेगा तो इसमें संशोधन की भी व्यवस्था है। हमारे धर्म ग्रंथ में भी इसकी व्यवस्था नहीं है, हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस ग्रंथ में संशोधन की व्यवस्था है जो इसको धर्म ग्रंथ से भी कहीं ना कहीं हमें ऊपर उठा देता है। हम धर्म ग्रंथ से भी इसको ऊपर मानते हैं। हम भी इसको जैसे अपने धर्म ग्रंथों को चक्षु से और मस्तिष्क से श्रवण करते हैं, समझते हैं, उसी तरीके से हम अपने संविधान को, अपनी आत्मा, भारत की आत्मा तो कही जाती है, भारत के हर नागरिक की आत्मा है और आजादी के बाद भी इसकी प्रासंगिकता जैसे पूर्व में थी, जिस समय रचना के समय में थी, आगे भी अनवरत बनी रहेगी। भारत की पुस्तक की, संविधान की प्रासंगिकता आजादी के बाद कितनी है, यह एक व्यापक प्रश्न है और इसका उत्तर हर पीढ़ी अपने अपने हिसाब से इंगित करते रहेगी, परिभाषित करते रहेगी। बहुत ही अच्छे और विस्तार पूर्वक आपने सर हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ और वर्तमान समय में क्या उसकी भूमिका है, बहुत अच्छे से सर आपने हमें समझाया। सुबोध जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि हमारा संविधान देश के हर नागरिक को आजाद भारत में रहने का समान अधिकार देता है। फिर भी अगर देखा गया है हमारे भारत देश में कुछ वर्ग, कुछ नागरिक के मन में अभी भी एक असमानता का भाव चल रहा है। इस पर आप क्या विचार रखेंगे? सर अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में देश के अंदर हर नागरिक को संविधान के प्रति और प्रतत्व से समान अधिकार प्राप्त है। जैसा राघवेंद्र जी ने विस्तार पूर्वक बताया कि हम उस संविधान के अंदर सांस्कृतिक विरासत भी कायम है, धार्मिक विरासत कायम है, शैक्षणिक विरासत कायम है, आपके आर्थिक विरासत के भी चिंता है। सारी चीजें की व्यवस्था बनी हुई है इस संविधान के, पवित्र संविधान में। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं। एक बात
स्पष्ट रूप से मेरा तो मानना है, अमित जी मेरे नेचर को भी अच्छी तरह जानते हैं, और मेरा स्पष्ट कहना है कि चंद लोगों के चलते ये ग्रंथ जो पवित्र है उसको अपमान नहीं कर सकते हैं लोग। और इस परिप्रेक्ष्य में मेरा स्पष्ट मानना है कि जो लोग इसके पीछे कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ एक बार हम नौजवान, राघवेंद्र जी जैसे नौजवान, सिद्धार्थ शंभू जैसे नौजवान देश के अंदर घूम घूम करके अपने विचार से और अपने विचारधारा से इसको बदलने का प्रयास अगर करते हैं तो बहुत हद तक हम लोग भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था और अपने संविधान की के दृष्टि से कानून लागू करा सकते हैं। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी कि संविधान दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य वेस्टर्न कल्चर के दौर में देश के युवाओं के बीच में संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना है, लेकिन वर्तमान समय में परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा अलग होता जा रहा है। आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, बात तो ठीक है कि देश के द्वारा, देश की व्यवस्था के द्वारा अपने संविधान की इज्जत, अपने संविधान की मान, संविधान की मर्यादा और उसके प्रति एक आस्था का प्रकटीकरण का कोई ना कोई एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए था। आज वो एक शुभ अवसर है जब हम अपने संविधान की बात करते हैं, संविधान की चर्चा कर रहे हैं। अभी राघवेंद्र जी और सुबोध जी ने भी बताया, मैंने भी संविधान के वो पुस्तकों को देखा है जिसमें श्री राम दरबार की भी बड़ी सुंदर कलाकृति उस संविधान के पुस्तक में अंकित है। जहां श्री राम दरबार उस समय संविधान के पुस्तक में हम लोग चित्रकारी के माध्यम से हमने दिखाया था, वहीं इस देश में एक चुनी हुई सरकार ने राम जी को काल्पनिक भी कहा था। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी इस देश ने झेला है, जहां श्री राम जी की तस्वीर संविधान में है, उनका मंदिर भव्य बने, उनका मंदिर दिव्य बने। इसके लिए भी जो संविधान प्रदत्त आंदोलन के तरीके हैं, वो सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने उस प्रकार से संविधान की मर्यादा रखते हुए, संविधान की मान रखते हुए, उसमें प्रदत्त जो अधिकार थे हमारे आंदोलन के, उस अधिकार का भी हमने उपयोग किया। और आपको ध्यान में होगा, हम लोगों ने भी किताबों में पढ़ा है कि जब हम आंदोलन कर रहे थे, हमारे पूर्वज आंदोलन कर रहे थे, बड़ी भारी संख्या में लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो उन लोगों को हथियारों के बल पे हत्या भी की गई, पुलिस के द्वारा, एक सत्ता के द्वारा गोली भी मारा गया। तो इस प्रकार की कई विसंगतियां इस देश में रही हैं। एक बड़ा प्रश्न जो मेरे मन में हमेशा आता है कि संविधान तो है, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप देश भी चल रहा है, लेकिन क्या कई अन्य पार्टियां हैं जो संविधान की संस्कृति को, अपने मर्यादा को अपने अंदर समाहित करती हैं। इस देश ने, जिस पार्टी की व्यवस्था ने संविधान की मान नहीं रखी, जो किस संविधान से बंधे हुए न हो, वो आगे चल के जब वो सत्ता में आएंगे तो किस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे, ये भी हम लोगों ने देखा। कई परिवारवादी पार्टियां थी, कांग्रेस जैसी बड़ी दल जो आंदोलन से निकल के ये दल बना था, बाद में धीरे धीरे एक परिवार की बात करके सिमट गया। इन सब दलों से देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हम कितना मजबूत रख पाएंगे, ऐसी अपेक्षा करना भी बेकार है। लेकिन वर्तमान में जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि युवाओं के बीच में हमारे संविधान के प्रति किस प्रकार की आस्था है, इस माहौल को बनाने का और इस आस्था को और मजबूत करने का काम भी एक सरकार के द्वारा किया गया। आज वो शुभ दिन है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब इस प्रकार की चर्चा शुरू होगी, नौजवान पीढ़ी को भी संविधान के बारे में पता चलेगा, कैसे निर्माण हुआ, कितने लोग लगे। अभी राघवेंद्र जी ने अपने वक्तव्य में इसकी पूरी चर्चा की। उन्होंने ठीक कहा कि 299 लोग थे, उसमें शायद 15 से ज्यादा महिलाएं थी, हर समाज का पार्टिसिपेशन था और सर्वसम्मति से एक ऐसे संविधान को हम लोगों ने अपनाया। तो संविधान अपनाना, संविधान बनना तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके प्रति हमारी आस्था, हमारी मर्यादा और उसके प्रति हमारा लगाव हो, इसकी भी चिंता सरकार के द्वारा की गई है। संविधान दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आने वाले समय में भी संदेश देने वाला है।
जी बहुत अच्छे और बहुत सफाई से आपने अपनी बात रखी सिद्धार्थ जी। राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि हमारे देश के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सबसे प्रमुख रोल था। इसीलिए संविधान दिवस उन्हें श्रद्धांजलि देने के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। आप उन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। लेकिन देखिए, मैं आपके इन प्रश्न का सही मायने में उत्तर तो आपका खंडन ही है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि केवल एक व्यक्ति को श्रेय देना ठीक नहीं। हाँ, डॉक्टर साहब को, भीमराव अम्बेडकर साहब को हम जरूर इस संविधान के निर्माता के रूप में देखते हैं, उनको फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम मानते हैं। लेकिन फादर निर्देशक होता है, लेकिन परिवार के उन तमाम सदस्यों को आज याद करने का दिवस है। आपकी अंबेडकर साहब को किसी भी दिन याद करें कम है, रोज याद करें, हर पल करें, हर घंटे याद करें, लेकिन उन लोगों को भी नहीं भूले जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिए हैं। बिहार से जगजीवन राम भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। इन सब लोगों को हमको याद करना होगा। केपी कृपलानी जी थे, अबुल कलाम जी थे, नेहरू का भी अपना योगदान रहा है, हमारे सारे नेताओं का, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का योगदान रहा है। तो इन सभी लोगों का योगदान रहा है। और बाबा साहेब अम्बेडकर निस्संदेह संविधान के सिर्फ मामले में नहीं, वो हमारे एक प्रखर नेता थे जिन्होंने समाज को एक रूपता दी, एक एकल संस्करण के रूप में उन्होंने लेकर के चलने का प्रयास किया। लेकिन आज ये अवसर है, आज संविधान दिवस की स्थापना दिवस है, और इस दिन उन तमाम पुरुषों को याद करना चाहिए जो जिनकी कृति रही है। हम कुछ आयोजन तो करते हैं, लेकिन मेरे मन में मानिए तो यदि आज मैं इस समय संविधान पे चर्चा कर रहा हूं तो तमाम महापुरुषों का, बिहार से करीब 40 से ज्यादा ऊपर के लोग सदस्य थे, भागलपुर में के भी सांसद साहब का योगदान है, मुजफ्फरपुर के माननीय विधायक के चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए, उनका भी नाम है। संविधान तो वो चुनाव नहीं जीत सके थे बाद में, लेकिन उनका भी नाम है। हमें उन तमाम पुरुषों को, व्यक्तित्व किस पद पर जाके प्रथम कानून मंत्री भी बने थे भीमराव अम्बेडकर साहब, तो हम, मेरे कहने का सार कुछ अलग नहीं समझे, इस सारे सम्मानित प्रतिनिधि अलग न समझे, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अम्बेडकर साहब हमारे सिर माथे पर है, लेकिन उसके अन्य सदस्य हमारे कहीं भी कम नहीं है। वो भी हमारे मन मस्तिष्क में विराजते हैं, वो भी उतने ही सम्मान के हकदार हैं, उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, कृति और एक व्यवस्था बनाई जाती है, कोई अध्यक्ष बनाया जाता है, कोई चेयरमैन बनाया जाता है, ये व्यवस्था का पार्ट है। जैसे आज हमारे सिद्धार्थ शंभू जी, हम तमाम जो पैनलिस्ट हैं इसमें सबसे बड़ी नेता है, लेकिन संगठन में भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सुबोध पासवान जी का योगदान को कहीं से हम कमतर नहीं मान सकते हैं। सिद्धार्थ शंभू जी हमारे शीर्ष नेतृत्व के एक अंश है, और उसी तरीके से एक छोटी इकाई के रूप में सुबोध पासवान जी भी है, लेकिन हमारे लिए दोनों बड़े। और इसी तरीके से संविधान के रचयिता के रूप में आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। साथ साथ इस बात की भी चिंता करनी है, उन नामों को भुलाया नहीं जाए जिनकी कृतियों के कारण आज हम बहुत परिलक्षित और बहुत समझदारी के साथ हैं। केन बनर्जी, केएलपी कृपलानी, ये सब जा के अमेरिका में अध्ययन किए। विनोद दास गुप्ता जाकर के जापान में उन्होंने अध्ययन किया, और तब जाकर के उनके कुछ अंशों को लिया है। आपको उदाहरणार्थ हम बता दें, जो जहां से लिया गया वही वो आज फेल है, लेकिन हम सार्थक हैं, हम सबल हैं, हम मजबूत हैं। कनाडा से हमने क्या लिया, केंद्र और राज्य के अधिकार का जो पृष्ठभूमि तैयार हुआ हमारे संविधान में। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल लिया गया, वो कनाडा से लिया गया। कनाडा क्या है, आज उपनिवेश बन गया अमेरिका का,
लेकिन हमारे राज्य और केंद्र की सरकारों के बीच का समन्वय इतना श्रेष्ठ है कि एक माननीय हमारे यहाँ का एक मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल जब केंद्र के नेताओं से जाता है, मिलता है, तो उसकी बात न सिर्फ सुनी जाती है, गंभीरता से विचार करके उस पर उचित कार्रवाई की जाती है। हमारे केंद्र और राज्य अपने अधिकार से एक बिल्कुल बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ टैक्सेशन की जो व्यवस्था है, इसको कहाँ से हमने लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आज उसका चाइना से व्यापार के कारण टैक्सेशन की स्थिति बहुत ध्वस्त है, जबकि बहुत बड़े भूभाग पर एक छोटी आबादी है। लेकिन वहां टैक्सेशन की जो प्रतिशत देखेंगे, हमारे यहाँ 1 करोड़ में पहले 1% था, जो बढ़कर अब हमारे यहाँ 1.47% हो गया है। ये पिछले साल का आंकड़ा है जो यूएनओ में जारी किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के टैक्सेशन का दर घटा है, हमारा बढ़ा है। हमने कई चीजें ली। आपातकाल का जो संदर्भ लिया गया इस संविधान में, निश्चित तौर से इसको याद करने की भी जरूरत नहीं, कहां से लिया जा सकता है? जापान और जर्मनी जैसे देश से आपातकाल आ सकता है, क्योंकि वही द्वितीय विश्व युद्ध के जनक लोग थे, तो वहां से लिया गया। वहां कई बार आपातकाल लगे, आपातकाल को रोकने के लिए लगाया गया था, वहां कई बार लग गए। हमारे यहाँ कभी आपातकाल एक बार लगा तो उसको सरकार ने, भारत की जनता ने स्वतः सरकार को चेता करके और सत्ता विमुख करके एक वैसे मिली-जुली सरकार का निर्माण किया है। और आपको और एक बात ध्यान दिलाना चाहते हैं, देश का केन्या एक ऐसा देश है जिसने भारत के गठबंधन की सरकार का अध्ययन करके अपने यहाँ भी 1 से ज्यादा पार्टियों के होने का वहां आजादी वहां दी गई है। उसका आधारभूत संरचना कौन बना? वो देश हमारा मुकम्मल भारत था, हमारा अकेला भारत था, और भारत की ही संघीय ढांचा का। पाकिस्तान हमसे अलग भले ही हो गया, बांग्लादेश हमसे जुड़ा जरूर हो गया, नेपाल भी और मौर्य से पहले भारत के खंड में था। जब 1618 ईस्वी में, उस समय भी जब नेपाल अलग हुआ था, लेकिन वहां भी राजतंत्र हुआ। पाकिस्तान में भी आज संघीय ढांचा है, हम यूनियन है। यूनियन में किसी भी राज्य को भारत का हिस्सा बने रहने, लेकिन आजाद होने की आजादी नहीं है। पाकिस्तान में भी यही था, पाकिस्तान का बंटवारा इतना अलग तरीके से हुआ, लेकिन चूंकि यूनियन था इसलिए बांग्लादेश अलग नहीं हो पा रहा था। वो बहुत प्रताड़ना झेल रहा था, लेकिन उससे अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि वो भी यूनियन के रूप में था। तो यूनियन का जो होगा, लोकतंत्र 3 तरीके का होता है, इसमें भारत हमारा संघीय है, माने यूनियन है। यूनियन में राज्य अलग नहीं हो सकते। अमेरिका में जाइएगा तो वहां दोहरी नागरिकता है, पहले राज्य की नागरिकता है, तब मुकम्मल देश की नागरिकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक तरह की नागरिकता है, वो भारत की नागरिकता है। इसी और भी आप देख ले तो बांग्लादेश भी जब अलग हुआ तो भारतीय ढांचा को ही अपनाया, जो हमारे यहाँ संविधान लिखा गया उसी का। वहां तो कोई कॉमा फुल स्टॉप का भी संशोधन नहीं हुआ था। बाद में जब वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गया, बांग्लादेश पहले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में अलग हुआ था, लेकिन जब वहां पर इस्लामी कानून आ गया तो उसके बाद वहां भी इस्लाम के फॉलोअर हो गए, तो वहां अंतर हुआ। नहीं तो कॉमा के बराबर भी अंतर वहां नहीं था, हमारे ही संविधान को अपनाया गया था। तो ऐसी संरचना थी। भारत के संविधान विश्व को आज नई रास्ता दिखा रहे हैं, और इसमें भूमिका उन्हीं तरुणाई का है जो आज आपने शंभू जी से, आदरणीय सिद्धार्थ शंभू जी से जो प्रश्न किया था कि आज के परिप्रेक्ष्य में युवा कैसे संविधान को देखता है, तो उस समय के जितने भी रचयिता थे उसमें से करीब 70% नहीं रहे, लेकिन उनके बाद की जो पीढ़ियां हैं उसने संविधान को सिर माथे पर लिया और उसमें रह करके ही अपने देश के लिए संघर्ष किया। कहीं त्रुटियां थी तो संशोधन की आवश्यकता थी, अपने हिसाब से उसमें संशोधन किया, और ये प्रक्रिया दस्तूर जारी है। हमारी संस्कृति है कि जो भी पुरोधा हमें सौंप देते हैं हम उसको आगे की पीढ़ियों तक हस्तांतरित करते रहते हैं। हम अपने वंश और कुल पर विश्वास करने वाले लोग, हम अपने जीन से अपने गुणों के हस्तांतरण का अधिकार रखते हैं, और हमने अपने आने वाली पीढ़ियों पर हमने स्वीकारा है, आने वाली पीढ़ियां भी उससे सहर्ष
स्वीकार करेंगी। हाँ, कुछ संशोधन का मामला होगा तो निश्चित उसमें सब मिल बैठ करके एकमत होकर के उसमें संशोधन लाएंगे। हमारे यहाँ 2/3 की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी संशोधन होगा हमें लगता है कि सर्वसम्मति से और दोनों हाउस से पारित हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अमेरिका में हमारे यहाँ एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ये सब बनाया गया। अमेरिका से प्रभावित है ये, लेकिन वहां के संसद पे हमला हुआ, वहीं के लोगों ने किया, चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हम एक ऐसे मुकम्मल देश के रूप में उभर रहे हैं जिसे दुनिया सलाम करने वाली है। बस जज्बा हमें ही रखना है। हमें भी इन गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है कि भारत जिस तरीके से हम इसे माँ मानते हैं, दुनिया भी इसे माँ माने, और ये सिर्फ भारत की माँ, हम लोगों की जननी नहीं बल्कि विश्व की जननी बने। जी जी, बिल्कुल सही बात कही राघवेंद्र जी। सुबोध जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना कहीं ना कहीं आज कम देखी जा रही है। इसको सर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इस स्तर पे जो वर्तमान की सरकार है, जैसा शंभू जी ने अपनी पिछले बातों में भी रखा है कि संविधान दिवस से आज पिछली जो सरकार बनी उससे पहले संविधान दिवस के नाम की कोई चीज थी नहीं। लेकिन ये ऐसा सोच वर्तमान सरकार की बनी कि संविधान के प्रति आम जनमानस को कैसे जागरूक बनाया जाए, कि संविधान कैसे जन जन तक पहुंच जाए। इस दिशा में वर्तमान की सरकार ने संविधान दिवस मनाने का बृहत रूप से एक कार्यक्रम बनाया। देश के अंदर, संसद के अंदर, विभिन्न व्यवस्थाओं के अंदर, कि अपने जो पवित्र संविधान है वो जन जन तक कैसे पहुंचे, आम जनमानस उस संविधान के प्रति जो अपनी आस्था कैसे बनाए, इसके लिए वर्तमान सरकार बृहत रूप से एक कार्य योजना के अंतर्गत काम कर रही है। आने वाला समय में मैं समझता हूं कि संविधान के प्रति पूरे भारत के जो नौजवान ताकतें हैं, जो तरुणाई है, वो संविधान को लेकर के इस देश के प्रति देश को आगे बढ़ाएंगे। और संविधान तभी सुचारू रूप से भारत के अंदर हर व्यवस्था की दृष्टि से लागू हो पाएगी जिस समय तरुणाई, जो नौजवान ताकतें हैं, जो युवा शक्ति है, ये अपने संविधान को 100% अध्ययन करने के साथ सांस्कृतिक कर लेगा, जिसके कारण अपनी सांस्कृतिक विरासत भी जो खो रही है, जिसके पीछे कुछ ताकतें काम कर रही हैं, अगर नौजवान ये संविधान को अध्ययन कर लेगा तो अपनी सांस्कृतिक विरासत भी बच जाएगी, अपनी शैक्षणिक विरासत भी बन जाएगी, अपनी धार्मिक विरासत भी बच जाएगी। और आने वाला समय में अगर ये सरकार तो है ही, रहेगी ही, आने वाला समय में दिखेगा कि जो इस तरह की ताकतें हैं वो नष्टभूत हो जाएगी। आम जनमानस हर समय संविधान के अंतर्गत अपने आप को ढालने का काम करेंगे। जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों में जो परस्पर संबंध बनेगा, तभी जब जिस संविधान को युवा देश के अंदर नीचे स्तर तक ले जाएगा, और उस दिशा में हमारी सरकार कदम बढ़ा रही है, तो निश्चित रूप से सफलता हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल सर। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊंगी कि भारत के नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूक करने और संवैधानिक मूल्य जब हमारे जो संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए बनाए हुए हैं वो बरकरार रहे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन आपको ये प्रश्न आपने पूछा है, ठीक है। 3, 4, 5 वर्ष पहले जब आप अपना इतिहास, अपने ध्यान लेके जाए, इस देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक खास राजनीतिक दल के द्वारा देश के विरुद्ध अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर विद्यार्थियों के बीच में उसका बहुत व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था। और ये वही लोग थे जो इस देश के संविधान को अंतिम किताब नहीं मानते,
ये वही लोग थे जिन्होंने इस देश के संविधान की कभी इज्जत नहीं की। वो आज चोला बदल के बात, प्रजातंत्र की बात करते हैं, देश के संविधान के पक्ष में बात बोलते तो हैं, लेकिन उन लोगों ने उस समय नौजवानों का साथ दिया जो इस देश के कानून के खिलाफ, इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश को बांटने की बात करते थे। हमें पूरी व्यवस्था को इस प्रकार के जो काम करते हैं उससे बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। जो हिंदू संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है और जिस प्रकार से देश का संविधान है, वो दोनों एक जैसे हैं। जैसे ही हमारे यहाँ कुछ अगर कुरीतियां थी, हमने उसका संशोधन किया। देश के संविधान में भी जब आवश्यकता पड़ती है तो हम संशोधन करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और देश का संविधान, ये दोनों एक रूप से चलने वाली हैं, इसलिए हमको तो कोई दिक्कत नहीं। इस देश के संविधान को हम अपनी अंतिम पुस्तक मानते हैं। इस देश के संविधान की हम पूरी इज्जत करते हैं। गीता और जो हमारे पौराणिक पुस्तक है उसके बराबर हम अपने देश के संविधान की इज्जत करते हैं और उतनी ही पूजा करते हैं। लेकिन क्या इस प्रकार की भावना के साथ अन्य लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? एक व्यापक प्रश्न है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अलग अलग प्रकार के समस्याएं आई हैं। कई लोगों ने संविधान से ऊपर अपने धार्मिक पुस्तकों को रख लिया, और जब जब इस प्रकार की समस्या आती है उस देश में, उस राज्य में हमेशा समस्या होगी ही होगी। जहाँ तक अपने नौजवानों के इस संविधान के प्रति आस्था और मूल कर्तव्यों की बात जो आपने की, हमारे देश के संविधान हमारे देश की संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए बिल्कुल एक पूजनीय पुस्तक है। हम उसी हिसाब से जीते हैं, हमारी संस्कृति भी वैसी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी अपना संविधान में प्रति नौजवानों में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना। हाँ, एक बात जरूर है कि जो लोग संविधान से ऊपर अपने किसी धार्मिक पुस्तक को मानते हैं, उन लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि देश संविधान से चलता है, धार्मिक पुस्तकों से नहीं चलता। हम तो ये मानते हैं, बाकी सब लोग माने तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबोध जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सर इस कार्यक्रम के अंतिम क्षण में अपने विचार रखें। देखिए, आम परिवेश में सभी जो आम नागरिक हैं इस देश के, शंभू जी ने बड़ा अच्छा विचार रखा था कि जिस प्रत्येक संविधान में कर्तव्य है तो मौलिक अधिकार भी है। हम आम जनमानस को यह समझना पड़ेगा कि संविधान के अंतर्गत जितना हमको अधिकार दिया गया है उतना हमारा कर्तव्य भी निहित है। अगर हम कर्तव्य के साथ अपना मौलिक अधिकार प्राप्त करेंगे या मांगने का प्रयास करेंगे या लेने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के परस्पर विचारधारा से इस देश आगे बढ़ सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है, धार्मिक संस्कृति और धार्मिक दोनों बच सकता है। तो हम अंतिम क्षण में यही कहना चाहेंगे कि संविधान में जो निहित है उसको अपना अधिकार तो जरूर ले, लेकिन जो अपना संविधान के अंतर्गत जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को अगर पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से भारत और भारत के आम नागरिक आगे बढ़ेंगे और एक स्वच्छ वातावरण के साथ और स्वच्छ परिवेश में देश का विकास होगा, आम नागरिक का विकास भी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर सिद्धार्थ शंभू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार राघवेंद्र जी का, विशेष रूप से मैं अमित जी का, और इवा जी आपका संचालन बहुत अच्छा रहा। आपके प्रश्न भी तीखे रहे और अच्छा प्रश्न भी रहा। आप सबको आभार। धन्यवाद सर। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि कार्यक्रम के अंतिम क्षण में आप अपने विचार रखें। आप अनम्यूट कर लीजिए सिद्धार्थ जी।
हाँ सॉरी, मेरा ये मानना है, हम जिस संस्कृति को मानते हैं तो संस्कृति में ही अपने संविधान के प्रति मर्यादा और उसके प्रति निष्ठा का भाव है। हमारी संस्कृति बहुत विशाल है, बहुत पुरानी है, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति को बिलोंग करती है, और उसी हिसाब से जो हमारे को 1950 में जो संविधान मिला उसकी भी उतनी हम इज्जत करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी सरकार जिस प्रकार से जन जागरण का काम कर रही है, अपने महापुरुषों का सम्मान जो हम कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि हमारी पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम था जिसमें हम महापुरुषों के साथ साथ ऐसे परिवारों का भी सम्मान करते हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भी कोई योगदान दिया या देश के प्रति जिन्होंने कोई सर्वोच्च बलिदान दिया, वैसे परिवारों के बीच भी हम सब चाहते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार देश के नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है। हम सब पार्टी के लोग उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। एक सकारात्मक माहौल भी इस देश में है और कुछ करने की इच्छा, अच्छा करने की इच्छा भी इस देश में बन रहा है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार के संविधान दिवस पर इस प्रकार की जो चर्चाएं होती हैं उसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, उसका बहुत फायदा भी होता है। तो आपने एक बढ़िया कार्यक्रम किया, मुझे बुलाया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। राघवेंद्र जी, अब हम आपके पास आना चाहेंगे कि आप इन कार्यक्रम के अंतिम समय में अपने कुछ विचार रखें। मैं एक श्रेष्ठ न सही लेकिन एक उत्तम श्रोता के नाते मैं आदरणीय सुबोध जी का और माननीय सिद्धार्थ जी की जो बातें सुनी और जो मैं कुछ सीखने का प्रयास कर रहा था, पूर्णता तो नहीं लेकिन अंशतः सफलता हमको अवश्य मिली है। और मैं निश्चित तौर से इन दोनों कर्मवीरों का, दोनों महापुरुषों के जो विचार है संविधान के बारे में और जो मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है उसको लेकर के मैं यदि आगे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को यदि ये विचार हस्तांतरित कर पाया तो मेरे जीवन का एक शायद श्रेष्ठ उपलब्धि होगी। और मुझे जैसा कि मालूम है, जो मैंने पढ़ा है कहीं कि संसद भवन के हीलियम बॉक्स में ये मूल प्रति इसकी जो संविधान की मूल प्रति रखी हुई है। मेरी क्षमता तो नहीं है, मैं सांसद तो नहीं हूँ, लेकिन यदि हमारे ये दो बड़े नेता चाहे और किसी तरीके से किसी सांसद महोदय के अनुमोदन पर मैं उस पुस्तक को देख सकूं, छू सकूं, तो निश्चित तौर से मेरे जीवन का एक उद्देश्य में यह भी शामिल है कि उस पुस्तक को अपने धर्म ग्रंथ की तरह ही या कहीं उससे भी ज्यादा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कहीं उससे ज्यादा, क्योंकि मैं उन पीढ़ियों में आने वाला हूँ कि मैं मानता हूँ कि यदि मेरे मुल्क के खिलाफ मेरे इष्ट देव भी खड़ा हो जाएंगे तो मैं मुल्क की तरफ से लड़ूंगा। तो ये विचारधारा लेकर के हम जन्म लिए हैं और मैं चाहूंगा कि ये दोनों लोग यदि पुरोधा हमारा कुछ सहयोग कर दे और किसी सांसद से अनुमोदन करा दे तो मैं उस हिम्बल बॉक्स तक पहुंच करके उस संविधान के उस प्रतीक को सिर माथे पर लगा सकूं, उसको आलिंगन मत कर सकूं जैसे कोई बच्चा अपने माँ के साथ करता है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद राघवेंद्र जी। हम यहाँ पे अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, जहां पर हमने पूरे कार्यक्रम में संविधान दिवस के अवसर पर बिहार स्वाभिमान आंदोलन की एक खास पहल और हम धन्यवाद देते हैं सिद्धार्थ जी का, सुबोध पासवान जी का, कुमार राघवेंद्र जी का। उन्होंने हमें समय दिया और इतना सार्थक उन्होंने अपने विचार रखे संविधान दिवस के ऊपर। धन्यवाद कुमार राघवेंद्र जी, धन्यवाद सिद्धार्थ जी, धन्यवाद सुबोध जी। आप सभी को नमस्कार।